अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यूज़ लॉग के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सरदार अब्दुल खालिक वसी। ये मेंबर कश्मीर कौंसिल भी हैं। हम इनसे आज गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत और तारीख़ी हवालों से। सर, खुश आमदीद। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज के दौर में ये जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, आज़ाद हुकूमत में इस टेन्यूर में एक अदम एतमाद भी आ चुकी है, अपोजिशन ने उसका बाइकाट भी किया था। इस सारी सूरत हाल में आप आज़ाद कश्मीर में सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? आज़ाद कश्मीर में दानिश भाई, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ पे कायम की गई है, आज़ाद कश्मीर में बाई एंड लार्ज अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो भी पाकिस्तान की पार्टीज़ अगर यहाँ पे बरसर इक़्तिदार हों तो उनके ऑफशूट्स जो है ना वो आज़ाद कश्मीर के अंदर रहते हैं। कोई ऐसा अचंभे की बात नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जो कुछ किया गया, एक सेट प्रिंसिपल्स होते हैं कि किसी बड़ी शख्सियत को या जिसके बारे में पहले से प्रिज्यूम होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर होगा या कोई भी उसके पास ओहदा होगा, उनको जो है ना वो रखा जाता है, उनको ज़िम्मेदारी दी जाती है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने पहले भी अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब जो यकीनन एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, लेकिन उनका बहैसियत वज़ीर आज़म उनको लॉन्च करना ये लोगों के लिए एक बड़े अचंभे की बात थी, हैरत की बात थी। और किसी को कोई पता नहीं है कि वो किस क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पे उनको लाया गया। हालांकि राय तो यही थी कि न्याज़ी का हुआ या पता नहीं क्या, अब्दुल कयूम से कोई एन का जो है ना वो कोई सिलसिला हुआ। और उससे पहले बताते हैं कि निसार अंसर अब्दाली साहब जो वज़ीर सेहत हैं, उनको भी ज़ेर गौर लाया गया, उनको हेलीकॉप्टर के ऊपर बुलाया गया। बिल्कुल। और उनको इंटरव्यू किया गया और उनका नाम पूछा गया तो वो जाट फैमिली से थे, सादा थे, तो उनसे वो उसके नाम के हिज्जे जो है ना वो मालूम किए गए, तो वो अंसर जो है ना वो एन के बजाय उन्होंने अलफ से बताया, तो वापस लाए वो हेलीकॉप्टर पे तो और वापस जो है ना वो आम गाड़ी पे जो है ना उनको वापस भिजवाया गया। इसी तरह एक और हमारे दोस्त ही हैं मीरपुर से, अज़हर सादिक साहब, उनको भी कोई ज़ेर गौर लाया गया। इस तरह जो है ना एक अजीब सी मंतक रही है। और फिर अभी जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, मौजूदा वज़ीर आज़म हमारे अपने इलाके के रहने वाले हैं, हमारी अज़ीज़दारी रिश्तेदारियाँ सब कुछ उनके साथ है। मैं जिस यूनियन काउंसिल टाइन से बिलोंग करता हूँ, हमारे बिल्कुल जस्ट वो पड़ोस में है, बंगोई से। अब उनका देखें कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका नहीं था। उनके चचा थे सगीर चुगताई साहब, वो सियासत के अंदर थे और उन्होंने ग्रास रूट लेवल से सियासत शुरू की, स्टूडेंट लाइफ से की, फिर सियासी तौर पे जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी में रहे, फिर आज़ाद ऐसे ने इलेक्शन लड़ा, यानी उनका एक पस मंज़र सियासी था। लेकिन जो मौसूफ़ तनवीर इलियास साहब लाए गए, ये कुल्लियतन पैसे की बुनियाद पे, और आप चूँकि ज़्यादा बाखबर हैं, आपको पता होगा यकीनन कि क्या क्या कहानियाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना वो चल रहे हैं। तो इससे जो आज़ाद कश्मीर की जो एक बेस कैंप की जो हैसियत है उसको बहुत रेडिक्यूल किया गया, बहुत ही उसकी जो है ना पंजाब में तो चलो बुज़दार साहब को लाया गया, लेकिन आज़ाद कश्मीर एक बड़ा हसास खित्ता है और इसका बड़ा एक मकाम है।
उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ बड़ी ज़्यादती जो है ना वो की गई। हमारा उनसे कोई वो नहीं है कोई उस तरह का गिला शिकवा या, लेकिन अगर जिस वक्त देखा जाता है कि उनका जो माली पस मंज़र है या जो उनकी वजह शोहरत है वो और है, वो सियासत नहीं है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि सिनेरियो बना है तो ये आज़ाद कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल पे क्या असरात छोड़ेगा? देखें ना, आज़ाद कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल पे अब यह है कि अब कुछ और पैसे वाले लोग वो भी सियासत में जो है ना, हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में, आप ख़ुद चूँकि आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ नहीं होती थी। यानी हमारे गरीब मुतवस्सित लोग जो है ना, वो सरदार याकूब के सर भी लगाया जाता है कि उन्होंने पहली मरतबा इस तरह का किया, लेकिन उससे पहले बैरिस्टर साहब पे इल्ज़ाम लगाया गया था। बैरिस्टर साहब पे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन बैरिस्टर साहब भी उसका पस मंज़र भी देखें तो उनकी फैमिली बहुत पहले से सियासत में, चौधरी नूर हुसैन साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके चाचा जो हैं चौधरी ख़ादम हुसैन साहब, वो पहले से मेंबर असम्बली और उनका एक सियासी पस मंज़र जो है ना है। और उन्होंने मीरपुर के अंदर को थोड़ा बहुत पैसे का वो होता है, लेकिन वो उस तरह का उनके पास भी कोई पैसा वैसा नहीं था। थोड़ा सा मुतमवल समझे जाते थे मीरपुर के एतबार से कि बरादरी उनको सपोर्ट करती है, बाकी ख़ुद कोई वो उस तरह के कोई सरमायादार या कोई कारखानादार जो है ना वो नहीं थे बैरिस्टर साहब। तो सरदार याकूब पे भी एक बड़ा इल्ज़ाम लगता रहा है। सरदार याकूब खान साहब भी, यानी आप देखें ना, उनका भी एक पस मंज़र आप देखें कि उनके बड़े भाई पहले सरदार ज़मान खान साहब, और कराची में उनका बड़ा अच्छा कारोबार भी था, लोगों की वो देखभाल भी करते थे, और उस बुनियाद पे फिर रावलाकोट की जो सूरत हाल है, जिस इलाके से वो मुंतखब होके आते रहे, वहाँ मतलब सिटी का और देहात का एक थोड़ा सा फ़र्क होता था, और उस फ़र्क का उनको फ़ायदा मिलता रहा है। वो पहले से मेंबर असम्बली बनते रहे, और थोड़ा बहुत चलो वो कुछ ना कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ये सूरत जो है ना ये नहीं थी कि मसलन जिस वक्त हाजी याकूब खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पास कोई 16-17 मेंबर्स थे, पीपल्स पार्टी के कोई 7-8 मेंबर मिला के, खालिद इब्राहिम साहब मिला के, तो हमने 25 मेंबर करके तो उनको जो है ना वो मेंबर बनाया था। ये नहीं था कि एक मतलब अब तो ये समझा जाता है कि ये कोई सियासत जो है ना एक फ्रेंचाइज सी बन गई है कि पैसों की बुनियाद पे। और अब कुछ लोग, शायद कोई मुझे बता रहा था कि बाग से कोई साहिब सरवत आदमी है, उन्होंने भी अब पर फैलाने शुरू कर दिए हैं, वो भी सोच रहे हैं कि आइंदा जो है ना वो इस बुनियाद पे। और ये बड़ा आज़ाद कश्मीर के हवाले से देखा जाए कि अगर पैसों की बुनियाद पे इस तरह होना है तो फिर तो कोई हिंदुस्तान के पास तो पैसे भी ज़्यादा हैं, वो कल किसी अपने मनपसंद आदमी को उसके लिए पैसों का इंतज़ाम करके तो जो है ना ये आज़ाद तो कश्मीर की जो ज़ात-ए-उज़्मा जो एक सियासी कारकुन है, जो एक स्ट्रगल करने वाला है जी, जिसकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उसका क्या बनेगा, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? उसका मुस्तकबिल आप देखें कि वो तो बहुत ख़तरे में है, बहुत ही ख़तरे में है कि जो लोग मेहनत करके सियासत के अंदर जो है ना वो थे, अब इन्होंने जिन लोगों को अपने साथ रखा है उनको भी अगर आप देखें तो वो ऐसा उनका स्टाफ होगा कि जो पहले से उनके कारोबारी उसमें लोग जो है ना उनके मुलाजम थे या उनके साथ चलते थे, या कोई इस तरह उनकी कोई शनाख्त पहचान जो है ना थी, उस हिसाब से उन्होंने आगे किया। तो इसका नुकसान आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ख़तरनाक जो है ना ये रवश जो है ना ये चली है, जिसका मैं समझता हूँ कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के ऊपर भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तहरीक आज़ादी कश्मीर है कितनी है, लेकिन ये है कि उसका ये जो एक अमूमी तासर है वो ख़ासा जो है ना वो मुतासर होगा। राइट। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो अभी उसकी तंजीम साजी होना बाकी है।
लेकिन काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं राजा फ़ारूक कादर साहब और शाह गुलाम कादर साहब के मामले में। तो आप क्या समझते हैं कि पार्टी के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं दो बड़ी शख्सियतों के, तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया नहीं है, डिस्टेबल नहीं होगी मुस्लिम लीग नून इससे? देखिए ना, एक तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान बेस्ड जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और बाकी अब तहरीक इंसाफ भी आ गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ तो कोई खैर उस तरह कोई हम उसको कोई सियासी जमात नहीं तस्लीम करते। इसमें देखा जाए तो नॉमिनेशन होती है जी। यानी वहाँ से बना बनाया सदर जनरल सेक्रेटरी सारे ओहदे आते। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इसके अंदर पाकिस्तान लेवल के ऊपर भी जो है ना वो बाकायदा इलेक्शंस होते हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब सदर बने हैं तो वो कोई इस तरह उनको नॉमिनेट नहीं किया गया, बल्कि जनरल कौंसिल में उनके कागजात बाज़ाब्ता तौर पे जमा होते हैं, वापस लिए जाते हैं, सारा सिलसिला जो है ना तो चलें एक प्रोसेस के ज़रिए जो है ना। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो हमारी जमात जिस वक्त इसका चैप्टर ओपन हुआ 2010 26 दिसंबर को, तो 2011 में जो है ना वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और सेक्रेटरी जनरल का ओहदा जो है ना वो आर्जी तौर पे वो किया गया। और उसके बाद 2012 में अप्रैल में बाकायदा मीरपुर में इलेक्शन हुए। अच्छा। और उस इलेक्शन के ज़रिए हमारी जमात जो है ना वो आगे चलती है। इस वक्त भी हमारी तंजीम साजी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। कोई 3-4 हल्के जो है ना वो अभी रहते हैं। कोई 2 राजा फ़ारूक कादर साहब के अपने हल्के हैं जहाँ से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, वहाँ कोई तंजीम साजी अभी तक वकूफ़ पज़ीर नहीं हो सकी। और कोई चड़ोई में और दीरकोट में, नक्याल में वो तंजीमें अभी नहीं बन सकी। बाकी तकरीबन आज़ाद कश्मीर के अंदर हमने ग्रास रूट लेवल पे तंजीम साजी का काम जो है ना वो मुकम्मल कर लिया है। अभी तहसील की हद तक या ये जो कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, उनकी तंजीमें और ज़िले की तंजीमें, डिवीज़न की तंजीमें वो रहती हैं। वो प्रोसेस भी इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है ना वो किया जाएगा। और उसके बाद ज़्यादा गुमान यही है कि इंतखाबात के ज़रिए जो है ना वो मुस्तकबिल के सदर का फ़ैसला हो जाएगा। और मैं नहीं समझता कि कोई उसमें कोई इख्तलाफ की कोई गुंजाइश होगी। राय साहब तकरीबन 11-12 साल पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। उनका एक मुकाम है, वो वज़ीर आज़म भी रहे। उस वजह से उनको एक प्रिविलेज जो है ना वो है। लेकिन यह है कि मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा बड़ा इख्तलाफ जो है ना वो कोई देखने को मिलेगा। इसलिए कि फ़ैसला बिलाखर जो है ना, फ़र्ज़ किया जो भी इलेक्शन होगा उसमें जो एक ग्रीन सिग्नल वो मियां नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से होता है। और हमारा यही है कि हम सब लोग जो है ना, राजा फ़ारूक कादर साहब समेत, शाह गुलाम कादर साहब, तारक फ़ारूक साहब, डॉक्टर नजीब नकी हैं, मुश्ताक बिनास हैं, चौधरी अजीज़ हैं, बाकी जो दोस्त अहबाब हैं, सब हम सब कारकुन हैं। हमारा लीडर जो है ना वो नवाज़ शरीफ है और सदर जो है ना वो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं। हम सब लोग उनको फॉलो करते हैं। और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी कैफियत जो है ना वो मुझे नहीं नज़र आती कि कोई इस तरह का होगा। थोड़ा बहुत कारकुनों के दरमियान अपनी एक लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। और वो जिस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शन हो जाएंगे तो सब लोग एक ही तरफ जो है ना वो चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक उमूमी तासुर ये भी पाया जाता है कि आज़ाद कश्मीर में बरादरियों का बहुत ज़्यादा असर रसूख रहता है जी, बिलखुसूस सियासी जमातों के अंदर भी। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए क्या शाह गुलाम कादर साहब को अगर सदर बनाया जाता है तो वो पार्टी को संभाल सकेंगे? शाह गुलाम कादर साहब बुनियादी तौर पे देखें, बहुत अरसे तक वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल भी रहे, फिर ये 10-12 साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल भी रहे, स्पीकर भी रहे, वज़ीर भी रहे, सारा सिलसिला। बरादरियों का बेशक अमल दखल है, लेकिन
बरादरियाँ एक दूसरे को तस्लीम करती हैं। ये बात नहीं है कि कोई आदमी अगर किसी ऐसी बरादरी से है कि जिसकी बरादरी तादाद में कम है तो उसकी इज़्ज़त में कोई कमी आएगी, या उसके, ये तो एक मेरिट के ऊपर चलने वाली बात होती है। अगर उनको जमात की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है तो कोई ऐसा मसला नहीं पैदा होगा कि बरादरियों की बुनियाद पे या कोई इस तरह जो है ना होगा। वो उसमें एडजस्टमेंट तो बरादरियों से ही लोग होते हैं ना, कोई सुदन बरादरी से होगा, कोई जाट बरादरी से होगा, कोई राजपूत बरादरी से होगा, कोई किसी दीगर बरादरी से होगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई महज बरादरी की बुनियाद पे, इसलिए कि लोग मियाँ नवाज़ शरीफ को फॉलो करते हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ का हाथ जिसके ऊपर भी होगा इंशाअल्लाह ताला वो अगर डिलीवर सही कर सके तो मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल होगी। राइट। अच्छा सर, एक इस वक्त आज़ाद कश्मीर में ओवरऑल जो देखा जाए तो जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं हमारी, टूरिज़म के हवाले से, इन सारी चीज़ों के हवाले से आपकी हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की 5 साल गवर्नमेंट रही, लेकिन आर्कियोलॉजी के हवाले से उस तरह से कोई मनसूबाबंदी नहीं की जा सकी। वो साइट्स उनकी प्रिजर्वेशन के लिए, उनकी देखभाल के लिए, तो ये जो हमारे आसार कदीमा हैं इनकी देखभाल के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? और जो ज़ाहिर है हमारी तारीख़ उन्हीं चीज़ों से बनती है, वो तारीख़ में अहम किरदार अदा करती हैं और आज़ाद कश्मीर में बेशुमार आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। तो तारीख़ को महफूज बनाने के लिए आज़ाद हुकूमत को और तमाम सियासी जमातों को क्या किरदार अदा करना चाहिए? असल में आज़ाद कश्मीर के लोग बड़े वोकल्स हैं और उनकी ज़्यादा जो तवज्जो माजी में भी रही है, माजी में उनकी ज़्यादा तवज्जो जो है वो तालीमी अदारों के ऊपर जो है ना रही है कि हर सियासी जमात का, हर पॉलिटिकल वर्कर का यही मुतालबा होता था कि जी मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, मिडिल स्कूल होना चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। उसकी वजह से तालीमी अदारे तो जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी कायम हो गए और बल्कि बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पे ज़रूरत से ज़्यादा भी हैं और उनकी उस तरह की कोई कंसल्टेशन जो है ना वो नहीं है। ये सियाहत और आर्कियोलॉजी और इस तरह के जो दीगर चीज़ें थी ना, लोगों की तवज्जो इस तरफ थी। लोग इस वक्त जो है ना पहले तालीम के उसमें थे, अब इस वक्त वो लोग सड़कों के जो है ना, हर आदमी की कोशिश यही होती है कि उसके घर तक पक्की सड़क हो। और ये ज़्यादा जो पैसा तरक्यात का, एक तो कौमी शहरात के ऊपर पिछले जो हमारी हुकूमत रही है उसने आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर की जितनी भी कौमी शहरात हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। अब हम ये समझते थे कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो हम कौमी सड़कें तो बहुत बेहतर हो गई हैं, लेकिन अभी जो लिंक रोड्स हैं उनके ऊपर हम करना चाहते थे, लेकिन लोगों का रिस्पांस उस तरह हमारे साथ बावजूद नहीं हो सका। उसमें कोई हमारी कमज़ोरियाँ भी हैं, कोई समझ लें जो हमारी लोकल क़यादत का भी कोई पॉलिसियाँ हुई होंगी, कुछ लोगों का भी एक तब्दीली का रुझान भी होता है, पाकिस्तान से जो हुकूमत होती है उसका भी एक वो सिलसिला होता है, तो उस तरफ कोई तवज्जो दी नहीं जा सकी। ये ज़रूरी चीज़ है कि इन चीज़ों को प्रिज़र्व किया जाए और इनकी हिफाजत की जाए। ये बैन अवी तौर पे भी जिस वक्त हमारे सियाह आते हैं तो ये उनकी दिलचस्पी का बहुत होता है कि होता है, लेकिन मतलब कोई गाइडेंस नहीं है, कोई गाइडेंस जो है ना उस तरह नहीं हो सकी। वो इसीलिए नहीं हो सकी कि सारी तवज्जो लोगों की सड़कों के ऊपर ही जो है ना है कि हमारी फ़लाँ सड़क की जाए, फ़लाँ सड़क की जाए, उस तरफ उन्होंने। और बाज़ जगहों पे तो ऐसा है कि हमारे वो जो उस तरह की यादगार चीज़ें हैं, कहीं कोई डाक बंगला था, कहीं कोई और इस तरह की कोई पोस्ट थी, उनके ऊपर लोगों ने वो खालसा सरकार समझ के कब्ज़े किए हुए हैं। अब उनसे मतलब है उनसे वो वापस छुड़ाना ही जो है ना वो एक बहुत बड़ा मसला है। और लोग उसको जो है ना वो एक तरह का मसमार करना शुरू कर देते हैं उनके निशानात को कि कोई जो है ना इनको देख के तो किसी वक्त गवर्नमेंट जो है ना वो कोई एक्शन जो है ना वो ना ले ले। लेकिन आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि इन चीज़ों की हिफाजत होनी चाहिए और इन चीज़ों को सियासी जमातों को इस हवाले से क्या पॉलिसी बनानी चाहिए? देखें ना, सियासी जमातों को भी इस सिलसिले में
एक तो ये है ना कि जिस वक्त आप सेहत को फ़रोग देंगे जी, तो सेहत के फ़रोग में आर्कियोलॉजी का भी एक बड़ा जो है ना किरदार है। उसकी वजह से वो चीज़ें देखें। अब पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारे मजहबी मकामात हैं वो भी एक किस्म की तफरीक़ाएँ बनी हुई हैं, बिल्कुल, शाही मस्जिद है, शाही किला है और ऐसे इस ही तरह जो है ना। है, टेक्सला देख लें, जी सिर्फ इसी वजह से लोग जी, जाते हैं। तो ये ज़रूर होना चाहिए। और मौजूदा हुकूमत से तो खैर कोई तवक्को नहीं है, लेकिन नहीं, ओवरऑल मैं सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ कि उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए। सियासी जमातों को देखें, सियासी जमातें उस तरह का जाहिर किरदार है अदा नहीं जब कर वो सकी। सियासी देखें ना, सियासी जमातों में एक होना चाहिए, देखें ना जो जमहूरी ममालिक हैं वहाँ सियासी जमातें खा अपोजिशन में हूँ खा हुकूमत में हूँ, वो जमातों को मजबूत करने की बड़ी एक रीत और एक रवायत जो है ना वो रहती है। शेडो काबीना बनी हुई होती है, शेडो मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारा साल जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस जो है ना वो परवान नहीं चढ़ सकी, और उसकी वजह कि हमारे यहाँ माजी में भी डेमोक्रेसी नहीं हमारी जो परवान चढ़ क़यादत है वो सकी। इस तरफ तवज्जो नहीं दे सकी। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं परवान चढ़ सकी, जी, तो ये डेमोक्रेसी तो खैर वो उसको तो ये तो परवान बहुत चढ़ने बात। नहीं दिया जाता ना। वो तो ये होता है कि एक पौधा लगाते हैं तो उसको जो है ना अगर कोई पानी देता रहे, और ये पाकिस्तान के अंदर भी और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो सूरत रही है कि उसकी वजह से जमहूरियत उस तरह परवान नहीं चढ़ सकी। और फिर अब जो सिलसिला शुरू हो गया, इससे तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क हो जाएगा कि लोगों का जमहूरियत पर से ईमान ही जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा कि जिसके पास पैसा होगा वो ख़रीद लेगा सारा कुछ, और जो लोग जमहूरियत के लिए अपनी जो है ना वो तवानाइयाँ सर्फ करते हैं वो किस बुनियाद पे करेंगे। वो तो अब जो है ना बड़ा उनके लिए एक किस्म का इन्हतात की कैफियत जो है ना वो पैदा होती जा रही है। बिल्कुल। नाजरीन, इंटरव्यू के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जो आज़ाद कश्मीर की और रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख़ के हवाले से होगा। सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का एक सियासी तारीख़ का और एक अहम वाक़या था जो 50 से 55 के दरमियान जो एक बगावत चली, जिसको उर्फ़ आम में सुन्नी मुसलमानों की जंग भी कहा जाता है। उस हवाले से आपकी क्या याददाश्तें, या आपने अपने बड़ों से क्या सुना, या आपने क्या पढ़ा, चूँकि उसके हवाले से कोई मुस्तनद रेफरेंसेस नहीं मिल रहे। इस सिलसिले में अगर आपकी कोई याददाश्तें हैं तो वो शेयर करें। असल में सच्ची बात तो यह है कि मेरी अपनी याददाश्त तो उस बारे में बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि वो ज़माना जो 50 और 55 का है, मेरे ख़्याल में 55 के लगभग जो है ना मेरी अपनी पैदाश जो है ना हुई है, और उसके बाद जो है ना उसका कोई चश्मदीद गवाह तो मैं नहीं हूँ। सही। लेकिन जो अपने बुज़ुर्गों से या उस तरह की कोई तारीख़ तो मरतब नहीं हो सकी जिसमें इन वाक़यात का कोई तसलसल हो, या अगर कहीं कहीं लिखा भी गया है तो उसमें भी वो तवाज़न और एतदाल नहीं रखा गया है। वो किसी ने या तो बढ़ा चढ़ा के, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया, तो या किसी ने उसको जो है ना एक बगावत का रंग दिया। हालांकि कोई उस तरह की कोई बगावत का मसला नहीं था, वो एक जज्बाती कैफियत थी, चूँकि हमारे लोग बड़े जज्बाती वाक़या हुए हैं, और आज़ादी की जो तहरीक है उसमें हमारे लोगों का बड़ा कलीदी किरदार था। और उसके बाद जिस वक़्त ये एक हुकूमत बनी और उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस वक़्त साजिशें शुरू हो गई, सरदार इब्राहिम साहब को हटाया गया, तो लोगों के अंदर एक रद्द अमल पैदा हुआ, और उस रद्द अमल के नतीजे में लोगों ने कोई रद्द अमल किया, और उसको कुछ लोगों ने बगावत का नाम दिया, कुछ लोगों ने सदनों की और मुसलमानों की लड़ाई का नाम दिया। जो जो जिस तरह किसी को सूट करता था उसका वो लबादा उसको पहनाया गया। लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस वक़्त वाक़े होते हैं उस वक़्त उनके ऊपर उस तरह की लोगों की नज़र नहीं होती, और ना ही वो उन कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहे होते हैं कि इसका मुस्तकबिल में
क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होना है। लेकिन अगर देखा जाए कि उसको अगर बगावत कहा जाए या रद्द अमल कहा जाए या कोई भी जो भी मोमेंट उसका नाम आप उसको दें, उसकी वजह से जो सुदन कबीला था, मिन असल कबीला, चूँकि वहाँ ज़्यादा अक्सरियत सुदनूती में और रावलाकोट में इस कबीले की थी, इस कबीले ने बहुत सफ़र किया। सही। और उस दौर में हमारे लोग जो है ना वो जिस भारी तादाद में पहले फ़ौज में भर्ती होते थे, वो भर्ती का वो सिलसिला, फिर लोगों की प्रमोशन का सिलसिला, हमारे उस दौर के जितने भी ऑफिसर्स थे उनके ऊपर एक तरह की प्रमोशन के ऊपर पाबंदी लग गई और कोई ऑफिसर जो है ना वो मेजर और कर्नल से ऊपर नहीं जा सका। हालांकि अगर उन लोगों के कैलिबर आप देखें तो वो जनरल लेवल के सारे लोग थे, कर्नल मनशा खान, कर्नल जाकर, कर्नल सरवर, मतलब है किस किस का आप नाम लें, वो बड़े कदावर शख्सियात थे। और इसी बगावत की वजह से या इसी रद्द अमल की वजह से या इस तासर की वजह से कि ये जो फैलाया गया जी कि ये लड़ाई जो है ना ये एक जंगजू कबीला है और ये किसी को नहीं मानते, और उसका नतीजा तकरीबन वहाँ से 55 से 65 तक जो हमारे लोगों ने सफ़र किया, और 65 के बाद 65 की जंग में फिर हमारे लोगों ने जिस वक्त ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, तो फिर फ़ौज में ये महसूस हुआ कि इन लोगों के प्रमोशन रोकना और इन लोगों को जो है ना तरक्की ना देना ये ज़्यादती है, और इसका बड़ा नुकसान हुआ। और मैं समझता हूँ कि सरदार साहब को अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, उनसे भी शायद भूल हुई कि वो इस चीज़ को बीइंग एक लीडर उनको कंट्रोल करना चाहिए था कि ये ऐसी सूरत जो है ना पैदा है, और उससे दूसरे लोगों ने फ़ायदा पहुँचाया और वो काफ़ी आगे निकल गए, और हमारी जो सियासी क़ुव्वत थी वो भी जो है ना वो कमज़ोर हुई, और सियासी क़ुव्वत के अलावा जो हमारे मुआशी हालात रहे या हमारी जो तामीर व तरक्की इस खित्ते की रही वो भी जो है ना वो काफ़ी मुतासर हुई। अच्छा, इसे सुदनों और मुसलमानों की जंग से क्यों तशबीह दी जाती है? क्या सुदन कोई नॉन मुस्लिम कास्ट थी या क्या नहीं था? देखें, बात यह है कि ये एक तासर फैलाया गया। जिस वक्त कोई इस तरह की कोई जंग होती है या कोई इस तरह की कोई बात होती है ना, फ़र्ज़ किया अभी ये जो इमरान खान का धरना था जी। इसमें हर आदमी लोगों को ये डराता है कि राना सनाउल्लाह आ रहा है जी, हैं राना साहब का इतना रौब दबदबा जो है ना वो पैदा कर दिया गया है। वो वैसे भी माशाल्लाह इन चीज़ों को समझते दबंग शख्सियत हैं, तो हर आदमी किसी जगह मजाक भी कर रहा हो ना तो वो ये कह रहा है ख़बरदार भाई राना साहब इधर आ रहे हैं कहीं जो है ना, तो वो एक तासर जो है ना वो डेलिब्रेटली पैदा किया गया जिसका फ़ायदा कुछ लोगों ने जो है ना वो हासिल करने के लिए। बाकी सुदनों से पक्का मुसलमान कौन हो सकता है जो मतलब है जिस तरह बताया जाता है कि हम कैस अब्दुल रशीद की औलाद में से हैं, साहबा की औलाद में से हैं, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोई सुदनों की या मुसलमानों की। और सुदनों के बारे में तो ये कभी ये कोई गुमान है भी नहीं है कि ये कोई कन्वर्टेड मुसलमान है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हम तो सदियों से जो है ना जो मुसलमान जो है ना वो चले आ रहे हैं। वो तो चलें एक अलग डिबेट है, लेकिन जो इस बगावत के बारे में या रद्द-ए-अमल जैसे आपने कहा, इसके बारे में जो 2-3 रेफरेंसेस मिलते हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस क्रिस्टोफर स्नेडन का है। वो अपनी किताब में लिखता है कि लगभग 3000 लोग उस वक्त सीज़ फायर क्रॉस करके तो दूसरी तरफ चले गए थे। इस हवाले से आपने कभी अपने बुज़ुर्गों से पूछा या उन्होंने कुछ बताया, ऐसा कोई वाक़या हुआ था? देखो ना, क्रिस्टोफर जो है ना वो यहाँ पे आए, उन्होंने मतलब है लोगों को समात किया होगा, इंटरव्यूज़ किया होगा, ऐसे ही है। और उन इंटरव्यूज़ में हम लोग जो है ना वो मुबालगे से ज़्यादा काम लेते हैं। सही। और उस वक़्त जो सूरत हाल थी उसमें खान ऑफ मंग के बारे में था कि वो लाइन क्रॉस करके जो है ना जी वो उधर गए, और खान ऑफ मंग चूँकि एक बड़े जरी हुर्रियत पसंद थे और उन्होंने उनका तहरीक आज़ादी कश्मीर में और
मीरपुर के फ़तह करने में और मांग के अंदर, पुंछ के अंदर उनका बड़ा एक कलीदी रोल रहा है। तो उनके लिए कहीं बॉर्डर क्रॉस करना या उधर जो है ना उनके लिए एक उनको प्रोटेक्शन मिलना ये कोई मुश्किल काम नहीं था। वो इसलिए कि वो बड़ी शख्सियत थे। बाकी मैं नहीं समझता कि कोई 3000 या 5000 लोग जो है ना वो नकल मकानी करके उधर गए हों, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कि हमारी वहाँ पे उस एरिया में हमारे रूट्स हैं ही नहीं है कि हम वहाँ जाते हैं कोई इस तरह का। उधर तो हमारा कुंबा कबीला जो है ना उस तरह पुंछ में कुछ घराने जो है ना वो यकीनन होंगे पुंछ सिटी के अंदर, लेकिन ज़्यादातर हमारे वहाँ पे कोई उस तरह की रूट्स जो है ना वो नहीं थी। ये मुबालगे से अच्छा, जो कहा गया सरदार कयूम साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि तकरीबन 500 अफराद मारे गए, और रिसेंटली जावेद इब्राहिम साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा 180 लोग मारे गए। तो इसमें किस तरह की चीज़ें हैं कि कितने कैजुअल्टीज़ हुई उस दौरान? मेरे ख्याल में बहुत थोड़े लोग मारे गए होंगे। अच्छा। मतलब है ये 150-200 के करीब जो है ना ये हुए होंगे। इसलिए कि हम देखें ना उस वक़्त हमारी आबादी कितनी एक थी। अब हम वैसे ही जो है ना वो किसी जगह पे अगर 500 बंदा हो तो हम उसको 50,000 कहते हैं कि जी यहाँ 50,000 का इज्तिमा हुआ है। हालांकि 50,000 जो है ना वो कौन सी जगह है जहाँ पे 50,000 आदमी इकट्ठा हो सकता है। लेकिन ये सियासत के अंदर एक मुबालगे की जो है ना वो कैफियत होती है। मैं नहीं समझता कि कोई जुल्म हुआ लोगों के ऊपर बहुत, चूँकि पंजाब कॉन्स्टेबलरी आई उसने काफ़ी लोगों को उसके ऊपर जो है ना मार दाड़ सारा सिलसिला हुआ। लेकिन वो बात ये 150-200 वाली जो है ना मुझे करीने क्यास लगती है। राइट। ये पाक फ़ौज और फिर पीसी के आने की वजूहत? पाक फ़ौज भी इतनी नहीं थी। पंजाब कॉन्स्टेबलरी जो है ना वो पंजाब कॉन्स्टेबलरी भी इसी तरह ही होती है ना जिस तरह रेंजर्स वगैरह या एफसी वगैरह। तो अब रेंजर्स में बाकी लोग भी होते हैं, कुछ फ़ौजी भी, उनकी कमांड जो है ना कोई फ़ौज के उसमें होती है। तो उस वजह से ये समझा जाता है कि ये सारे फ़ौजी हैं। ज़्यादा फ़ौज नहीं थी बल्कि सिविल आर्मेड फोर्सेस जो है ना वो। सही। तो इसकी सेटलमेंट कैसे हुई थी? एक तो ठीक है सरदार साहब को दोबारा सदारत मिली थी, लेकिन वो तो 57 के मिड में जाके मिली थी जी। लेकिन ये 56 में कैसे कंक्लूड हो गई थी? देखा ना ये इन तहरीकों का जिस वक्त आस्ता कोई एग्रीमेंट हुआ था दोनों स्टेट्स, मतलब आज़ाद एग्रीमेंट इस तरह कोई मैं नहीं समझता कोई रिटन एग्रीमेंट हुआ हो। कोई बाज़ औक़ात लोग उसको क्लेम करते हैं कोई मायदा बारल वगैरह या कोई इस तरह का कहते हैं, लेकिन वो किसी जगह मैंने किसी किताब में या किसी उसमें रेफरेंस के तौर पे मुझे मेरी नज़रों से नहीं गुज़रा। लेकिन इसमें फिर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, कोई जो बुज़ुर्गों को भी समझाती है, कोई उन लोगों को भी समझाती है। ये तो कोई ना कोई तरीका इसको जो है ना वो ठंडा करने का हुआ होगा। कुछ लोग उसमें पड़े होंगे और उन्होंने जो है ना इसको थोड़ा ठंडा किया होगा। उसमें एक और चीज़ जो ख़ासी दिलचस्प नज़र आ रही है, सरदार साहब अपनी किताब में भी लिखते हैं वो 1955 में प्रैक्टिस करने दोबारा रावलपिंडी आ गए थे जी। तो क्या ऐसी सूरत हाल में एक सियासी लीडरशिप को जो जिसके लिए इतनी बड़ी बगावत हो रही हो वो अपने कैरियर के लिए दोबारा आगे आ जाए, वो इलाका छोड़ के आ जाए जिसके लिए लोग खड़े हों, तो क्या ये उनका दुरुस्त फैसला इसको माना जा सकता है? देखें जी, सरदार इब्राहिम साहब के साथ हमारे लोगों का एक जज्बाती ताल्लुक़ है। वो तो और फिर जिस वक्त आदमी अल्लाह को प्यारा हो जाए तो हालांकि जो सियासी शख्सियात होती हैं मैं समझता हूँ कि वो उनके बारे में गुफ्तगू की जानी या उनकी गलतियों का ज़िक्र करना कोई नामुनासिब बात नहीं होती है। वो लोगों को पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। सरदार साहब हमारे बुज़ुर्ग भी
और एक लिहाज से आज़ादी कश्मीर के जो बानी सदर रहे, वो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ इस वक्त जो हम अपने ख़ित्ते में जिन परेशानियों का शिकार हैं, वो सरदार इब्राहिम साहब अगर अपनी पॉलिसियों में कोई एतदाल रखते और उस वक़्त के हिसाब से मैं समझता हूँ कि अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर रह कर ही वो मुकाबला करते तो ज़्यादा मुनासिब होता। और बाद में भी देखें जिस वक़्त उनको जो है ना वो वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ के अपनी जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी बना ली। उसका नुकसान ये हुआ कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी बनाने से वो सिर्फ महदूद हो गए रावलाकोट के 2 हलकों के लिए, और अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ही रहते, ठीक है एक दफ़ा उनको बाईपास किया गया या कोई भी वजह हुई उसमें जो है ना वो हो सकती है, तो नेक्स्ट टाइम उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जो बन गई, वो एक छोटी सी एक यूनिट बन गया। अब उसने तो ना कभी वज़ीर आज़म बनना है, ना उसने कभी कोई देखे ना, सदर तो आज़ाद कश्मीर के अंदर सदर के पास तो कोई इख्तियार नहीं होता। बिल्कुल, वो तो एक शनाख्त के तौर पे, एक इज़्ज़त के तौर पे चलो वो ओहदा होता है, लेकिन लोगों को डिलीवर करने के लिए तो सदर के पास कुछ नहीं होता। और अगर सरदार इब्राहिम साहब, खालिद इब्राहिम साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा होता, तो पीपल्स पार्टी पुंछ के अंदर जिस तरह उसका किरदार था, और पुंछ के लोगों को वो बड़ी उसने प्रोजेक्ट भी किया, लोगों को बड़ा एक लिहाज से इज़्ज़त भी दी, दूसरा मजबूत भी थी, मजबूत कुव्वत के तौर पे वो होते, तो वो अच्छा मुकाबला कर सकते थे। और उसका उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी बना के बिल्कुल अपनी एक सियासी जमात से एक अपना प्रेशर ग्रुप जो है ना वो उसमें तब्दील हो गया। और उसका नुकसान आज भी हमारे हलके में, मैं जिस हलके से मैंने इलेक्शन भी लड़ा, वहाँ भी लोगों ने खालिद साहब के बेटे को वोट दिए। लेकिन बात यह है कि अब खालिद साहब का बेटा होना करके वोट देने से तो लोगों के कोई मसाइल तो नहीं हल होंगे। फर्ज गया किसी ने पीटीआई को वोट दिया तो ये कंसिडरेशन तो होगी कि पैसे लेके दिए या उनकी हुकूमत आ रही है, ठीक है नहीं, वो कोई ना कोई काम, मतलब है उनकी हुकूमत है, कोई ना कोई इलाके के लिए काम करेंगे। अब जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी क्या काम कराएगी? उसका नुकसान जो है ना वो सारे इलाके के जो है ना वो पहुंच रहा है। और मैं समझता हूं कि हमें किसी बड़ी जमात का हिस्सा होना चाहिए। अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश हो तो उस साजिश का उस जमात के अंदर रह कर ही मुकाबला करना चाहिए, ना कि हमें अपना ग्रुप बना के अलग हो जाना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि ये आज़ाद कश्मीर में रियासती जमातों का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्योंकि सरदार अतीक की जमात भी एक हल्के तक महदूद हो गई, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का जिक्र आपने किया 2 हल्कों तक महदूद हो गई। 2 तक भी ना समझे ना, एक ही वो, और वो भी दूसरे लोगों की नाकस हिकमत अमली की वजह से वो बन जाते हैं, अदरवाइज़ तो कोई उनके बनने वाली जो है ना वो बात नहीं होती है। देखें, ये जो रियासती और गैर रियासती का ताल्लुक़ है, मैं इसको रियासती मानता ही नहीं हूँ, इसलिए कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बहुत बड़ी जमात थी, और वो वैसे भी उस वक़्त भी बर्र सगीर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या आज़ाद कश्मीर के अंदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग की नुमाइंदा थी, उसकी शेडो जमात थी, उसका अपना कोई झंडा नहीं था, उसका अपना कोई नज़रिया नहीं था, वो मुस्लिम लीग के नज़रिए को जो है ना वो आगे कैटर करती थी। अब आप देखें कि जिस वक़्त 1985 की इसकी जो 1977 की कौमी इत्तेहाद की तहरीक थी, उस तहरीक में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस कौमी इत्तेहाद का एक रुकन थी ना, एक नामा 17 जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी। आप यहाँ से जाके पाकिस्तान के अंदर तो सियासत करें, कौमी इत्तेहाद का हिस्सा बने, नामा 17 आप कहलाएँ, और जिस वक़्त वो जो है ना वो इधर आएँ तो आप कहेंगे ये रियासती और ये गैर रियासती। या तो ये है ना कि ये पाकिस्तान के मामलात में
जिस वक्त कोई बात होती है तो ये पाकिस्तान के मामलात में अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, सरदार क़य्यूम साहब ख़ुद भी पूरे पाकिस्तान में इस्तेकाम कॉन्फ्रेंस और फ़लाँ कॉन्फ्रेंस और फ़लाँ कॉन्फ्रेंस उन सब में उनका था, और पूरे पाकिस्तान के अंदर उनका एक मकाम भी था, उनकी बड़ी इज़्ज़त और तकरीम भी थी। लेकिन वो ख़ुद तो पाकिस्तान की सियासत में अमली तौर पे हिस्सा लें। यहाँ से आप जाके कभी किसी कंटेनर के ऊपर खड़े हों, कभी किसी कंटेनर के ऊपर खड़े हों, और जिस वक्त जो है ना वहाँ की जमातें जो है ना यहाँ पे आएँ, तो उस वक्त आप रियासती और गैर रियासती की तखसीस शुरू कर दें, ये मुनासिब नहीं है। और इनका फ्यूचर जो है ना वो आपके सामने ही है कि एक एक सीट पे आ गए हैं, और अगर कोई किसी जगह हिकमत अमली तब्दील हुई तो ये एक एक सीट भी जो है ना, ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जैसी जमात भी शायद इसको जो है ना वो लिबरेशन लीग जो है ना बनना पड़े। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। बहुत मेहरबानी आपने। तो नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।